इस बीच रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने बीते 2 हफ्ते के दौरान डॉलर की बिकवाली की। रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने विदेशी बाजार में बीते 2 हफ्ते में 5 से 6 अरब डॉलर बेचे हैं। शायद यही वजह है कि 1 अगस्त को खत्म हफ्ते के दौरान रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 688 अरब डॉलर पर आ गया है। सर, रिजर्व बैंक ने आखिर में ये बिकवाली की कैसे? रिजर्व बैंक ने दिलचस्प है कि रिजर्व बैंक ने पहली बार नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के मार्केट में बाहर से ऑफशोर मार्केट में इंटरवीन किया और ठीक ठाक इंटरवेंशन किया। 6 बिलियन डॉलर के आसपास का इंटरवेंशन किया। और इसे समझना जरूरी है, जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का मार्केट है वो मार्केट भारतीय बाजार के भीतर रुपए की कीमत को प्रभावित करता है, क्योंकि ये डील्स भारत की सीमा से बाहर होती हैं। और ऐसा माना गया कि एनडीएफ सेगमेंट में 5 अगस्त को करीब करीब $88 के आसपास की कीमत रुपए की पहुंच गई थी, जहां पर आरबीआई ने इंटरवीन किया, ऐसी खबरें बता रही हैं। और तब उसके बाद रुपए में एक हमें रिकवरी दिखाई दी और रुपया अभी 87 के आसपास भारतीय बाजार में आरबीआई के रेट्स के हिसाब से 87 से 88 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत और मुसीबत इस समय यह है कि रुपया कई सारे कारणों की वजह से, भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से डॉलर में अभी हाल में मजबूती आई तो और ज़्यादा गिरावट थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियों की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। और ये दबाव इस स्थिति तक है कि भारत के इंपोर्ट भी महंगे हो रहे हैं और रुपया जितना कमज़ोर होता है विदेशी निवेशकों का सेंटिमेंट और ज़्यादा खराब होता है। और इसलिए रिजर्व बैंक को बार बार उसमें दखल देना पड़ा। पर ऐसा मौका कम ही आता है जब रिजर्व बैंक भारत से बाहर भी बाजार में दखल देता है। और ये कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से कि रुपए को $88 से नीचे ना जाने दिया जाए किसी परिस्थिति में, और एकदम तेज बड़ी गिरावट रुपए में ना दिखाई दे। तो ये गतिविधि या ये हस्तक्षेप विपुल जी आने वाले समय में भी शायद जारी रहेगा। इस बीच ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई अस्थिरता में वैश्विक निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ मोड़ दिया है। जुलाई के दौरान भारत को छोड़कर के अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। टैरिफ की वजह से भारत से निवेश बाहर हो रहा है। विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उधर बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि टैरिफ की वजह से एशियाई शेयर बाजारों में भारतीय बाजार सबसे कम आकर्षक रह गए हैं। 3 महीने पहले सभी एशियाई बाजारों में भारतीय बाजारों को सबसे आकर्षक माना गया था। सर, निवेश के फ्लो को लेकर के जो ताज़ा नंबर्स आ रहे हैं उनसे क्या तस्वीर सामने दिखाई दे रही है? विपुल जी, ये खबर आज के लिए खासी महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जब एसएनपी ने भारत की रेटिंग इंप्रूव की है तब हम इसे और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या उस रेटिंग का असर भारत में विदेशी निवेशकों के नजरिए पर दिखाई देगा। कल 2 आंकड़े आए और वो दोनों आंकड़े हमें कई मामलों में चौंकाते हैं और आश्चर्य में डालते हैं। सबसे पहला आंकड़ा यह आया कि जुलाई 2025 में इमर्जिंग मार्केट्स में रिकॉर्ड निवेश हुआ। करीब करीब दुनिया के निवेशकों ने उभरते बाजारों में $55.5 बिलियन का स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश किया। ये 4 साल में 1 महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा मंथली या मासिक निवेश है। चीन के बॉन्ड्स में करीब $30 बिलियन गए और इक्विटी में भी निवेश किया गया। जो मॉर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें चीन की स्थिति 11% बेहतर हुई, यानी बढ़ोतरी हुई। और गैर चीन इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में भी करीब 10 अरब का निवेश हुआ, जो कि दिसंबर 2023 के बाद का सबसे ज्यादा निवेश है। अब ये इस बढ़ोतरी के साथ अगर आप एक और महत्वपूर्ण देखें कि जो एक्स यूएस फंड्स हैं, गैर अमेरिकी इक्विटी फंड हैं, इनमें भी 13.6 अरब डॉलर का निवेश आया, जो पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है। एमएससीआई इंडेक्स में भारत की स्थिति कमजोर हुई, लेकिन बाकी सारे देशों की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में वैल्यूएशन महंगा है, निवेशक वहां से बाहर निकल रहे हैं, डॉलर की कमजोरी निवेशकों को प्रभावित कर रही है और 8% की गिरावट आई है अमेरिकी बाजारों में, जिससे कि इमर्जिंग मार्केट और ज़्यादा आकर्षक हुए और इमर्जिंग मार्केट में नया फ्लो शुरू हुआ। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, एशिया जैसे देशों में ब्याज दरें ऊंची हैं, स्थिर मुद्राएं हैं, इनका भी लाभ इन देशों को निवेश आकर्षित करने में मिला। तो एक तरफ विपुल हम जब देख रहे थे कि पूरी दुनिया में ट्रेड वार चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के हर देश पर टैरिफ लगा रहे थे, उससे बिल्कुल बेफिक्र होकर उन देशों की तरफ निवेश गया
जो देश डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो मैक्सिको हो, या एशिया की बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, जिनका भविष्य डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मुश्किल में पड़ने वाला था, जिनका निर्यात टूटने वाला था, जिनके यहाँ नौकरियां जाने का खतरा था। निवेशकों को उन देशों में ज्यादा विश्वास था और निवेशकों ने उसमें बड़ा निवेश किया। ये बड़ा घटनाक्रम है जो दुनिया में कैपिटल फ्लो को लेकर हमारे सामने आया है। अभी आपने नाम लिया सर चीन, ब्राज़ील का, और वो कौन से देश है जहां पर सबसे ज़्यादा निवेश जाता हुआ दिखाई दिया है सर? जैसे चीन में आप देखें, चीन में हमने बताया $30 बिलियन के आसपास का निवेश हुआ बॉन्ड्स में, और मॉर्गन स्टैनले के इंडेक्स में 11% बढ़ा। दक्षिण कोरिया एक महत्वपूर्ण देश है। चीन में मार्च के बाद का सबसे बड़ा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए, अमेरिका और चीन के बीच में वार चल रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में है, चीन में घरेलू खपत बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन निवेशकों को वहां के बॉन्ड सबसे ज्यादा आकर्षित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में रिकवरी की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया में मजबूत इक्विटी निवेश हुआ, विदेशी निवेश की हिस्सेदारी करीब करीब 30% के आसपास पहुंची। कॉस्पी 33% अप है, वॉन 6% यूएस से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मजबूती ने मदद की। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में भी बॉन्ड और इक्विटी में मजबूत निवेश आया है, जबकि भारत से इसी पूरे समय के दौरान 1,13,000 करोड़ रुपए की निकासी हो गई। एफपीआई ने बिकवाली की। भारत एमएससीआई इंडेक्स में भारत की स्थिति 12% गिरी, यानी 12% नुकसान हुआ, जबकि वियतनाम, मैक्सिको, पोलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया में ईटीएफ के कारण अच्छा निवेश हुआ है। यह बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परिस्थिति है कि जब पूरी दुनिया में निवेश बरस रहा था, तब भारत में सूखा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से काफ़ी दिलचस्प स्थिति है, लेकिन सर आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं कि आखिर में भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उस तरीके से निवेश क्यों नहीं? क्या सिर्फ एक ट्रेड वाला मसला ही एक है कि वो हो नहीं पाई ट्रेड डील, या फिर ट्रंप साहब की जो भ्रकुटी आजकल टेढ़ी हुई है भारत की तरफ, वो एक वजह है, और बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? विपुल जी, आप कल्पना करिए, $55 बिलियन पिछले एक महीने में इमर्जिंग मार्केट में आए। अगर भारत के एमएससीआई इंडेक्स के वजन के हिसाब से इस निवेश का हिस्सा इसमें शामिल कर लिया जाता, तो आज निफ्टी कहां होता, भारत के शेयर बाजार की परिस्थिति क्या होती। पर विदेशी निवेशकों ने तो अगस्त में करीब 18,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए। हमें कह सकते हैं कि भारतीय निवेशकों ने एसआईपी के जरिए भारतीय बाजार को संभाल रखा है, पर वो जो अल्फा है ना, वो जो तेजी है, वो जो मोमेंटम है बुल रन, वो नदारद है बाजार से। और वो इसलिए नदारद है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार निकल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि 1,13,000 करोड़ की निकासी हुई, जुलाई में भी करीब 5,000 करोड़ की शुद्ध निकासी हुई थी। कई सारी वजह हैं। पहली चीज तो यह कि जो Q1 के खराब नतीजे थे कंपनियों के, उन्होंने विदेशी निवेशकों को सतर्क किया। टैरिफ का तो असर था ही, भारत में निर्यात की संभावनाएं प्रभावित हो रही थी, पर भारतीय बाजार में कंपनियों का, विदेशी निवेशकों का निवेश निर्यात आधारित स्टॉक्स और काउंटर्स में किससे ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है। तो इसलिए एक तो भारत में जो दो बड़े सेक्टर थे जहां विदेशी निवेशक आते थे, उनकी गहरी चुनौतियां थी जो ट्रंप के टैरिफ के पहले से चल रही थी। आपको पता है, एक आईटी और एक बैंकिंग। तो आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली की विदेशी निवेशकों ने, और इसीलिए हमने बताया भी था 2 दिन पहले कि आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन में रिकॉर्ड गिरावट आई। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर था जहां बिकवाली हुई। दूसरा, एक रुपए की गिरावट चौंकाने वाली है। जैसे हमने आपको पिछले ग्राफिक में बताया कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में डॉलर की कमजोरी की परिस्थिति में वहां की करेंसीज मजबूत हुई, पर भारतीय करेंसी की अजीब स्थिति है कि डॉलर काफी कमजोर हुआ, 8% कमजोर हुआ है डॉलर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, लेकिन भारतीय करेंसी में उतनी ही गिरावट दिखाई दी है। इसके अलावा जो भारत का जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है वो अनुपात भी इमर्जिंग देशों की तुलना में कम आकर्षक हो गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो भारतीय बाजार में, विपुल जी, लगातार चर्चा में आप भी पूछते हैं, भारत में इस तरीके की परिस्थितियों के बाद भी वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं कंपनियों के। तो एक तो नतीजे खराब हैं, मैक्रो पिक्चर अच्छी नहीं है, उसके बाद भी इतने ज्यादा वैल्यूएशन है, और इसलिए निवेशक चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, वियतनाम जैसे सस्ते वैल्यूएशन वाले बाजारों की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये निवेश वापस लाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना जरूर होगा, नई कोशिशें जरूर करनी होगी, तभी आप भारतीय बाजार में, शेयर बाजार में स्थायी तेजी का जो दौर है उसे देख पाएंगे। तो मतलब आगे की दिशा अभी थोड़ी सी मार्ग जो है वो थोड़ा कठिन लग रहा है सर भारतीय बाजार। विदेशी निवेशकों के हिसाब से तो अगर आप देखिए, उनके शॉर्ट्स देख लीजिए, बाजार में उनके निवेश का रुख देख लीजिए, तो लगता है कि, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि दुनिया में सब जगह पूंजी तैर रही, अमेरिका से पूंजी निकल कर यूरोप और बाकी बाजारों में जा रही, भारत को ही वो पूंजी या भारत को ही वो विदेशी पूंजी नहीं मिल रही, जबकि माना जा रहा था अभी से पहले तक, 2 साल पहले तक, कि भारतीय बाजार तो विदेशी निवेशकों का सबसे पसंदीदा नूरे नजर है, सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है भारत की कहानी में, ऐसा कुछ बहुत सारे
चीजें जो हमने चर्चा की, जिस वजह से विदेशी निवेशकों का भरोसा अर्थव्यवस्था पर नहीं बन पा रहा है। हालांकि एस&पी ने आज रेटिंग रिवाइज की है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये फैक्टर, ये ट्रिगर बाजारों के लिए सकारात्मक हो और अब दिखाई दे, क्योंकि अब तो लंबा वीकेंड है, मंडे के बाद तक इसका असर बाजार में दिखाई देगा, मंडे को खुलने के बाद। लेकिन फंडामेंटल्स के आधार पर अगर आप भारतीय बाजार को देखें तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए हमने ये इस दौरान ये जो रैली नहीं देखी जो होनी चाहिए थी इस विदेशी निवेश के जरिए, उसकी एक बड़ी वजह ये थी। जी।